या बड़े मुद्दे हों, हर मुद्दे पर, हर इशू पर एसडीपीआई पूरे दमखम के साथ आवाज़ उठाती है और अल्लाह के नाम से वक्फ की ये जायदाद होती है, वक्फ की ये प्रॉपर्टीज़ होती है और उसमें अपने पर्सनल काम में कोई यूज़ इसको नहीं कर सकता। भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। सबसे पहले मैं इस्तकबाल करता हूँ अपनी मीडिया का, जिसे जंतर मंतर बुलाया गया, जो प्रोटेस्ट था और वो वहाँ भी पहुँची। उसके बाद इमरजेंसी यहाँ बुलाया गया तो यहाँ भी आई, तो उसका मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा मतलब बहुत वेलकम करता हूँ उनका मैं, कि उन्होंने इतना वक्त दिया हमें, 2-4 घंटे जो दिए हैं, इसका बहुत वेलकम करता हूँ कि उन्होंने हमें ऐसे ही हमारी आवाज़ पे आए हैं। और उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूँ यहाँ पे। तो उससे पहले मैं अपनी शाइन कौसर मैडम, जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट स्टेट की, मैं चाहूँगा वो अपनी बात रखें मीडिया के आगे, और मीडिया के जो भी सवाल हैं वो बात करने के बाद अपने कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया और तहे दिल से मैं आप लोगों के शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे इमरजेंसी कॉल पर आप लोग यहाँ पर हाज़िर हुए। और मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि जो आज जो पार्लियामेंट में जो सेशन शुरू हुआ है, जो हमारे लिए आले कानून की तरह है, उसके विरोध के लिए हम सब जंतर मंतर पहुँचे और कल हमने कॉल की और जो एसडीपीआई के जितने लीडर्स थे यहाँ पर जो है हमारी कॉल पर सब लोग इकट्ठा हुए जंतर मंतर पर। लेकिन उससे पहले सुबह में हमारा जो हमने कॉल की टाइमिंग हमने जो दिया था 11 बजे का टाइम जो दिया गया था, तो सुबह उससे पहले हमें फ़ोन पार्लियामेंट एसीपी साहब का आता है कि हमें कोई सूचना ईमेल के ज़रिए नहीं मिली है, इसलिए आपकी परमिशन रद्द की जाती है। आपको परमिशन न मिलने की वजह से आज आप प्रोटेस्ट यहाँ नहीं कर सकते हैं, आपका प्रोटेस्ट कैंसिल किया जाता है। तो मैंने उनसे ये कहा कि जो है परमिशन के लिए तो हमने ईमेल डाला था, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं मिला। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमने इसका पालन हमेशा किया है, कानून के दायरे में रहकर हमने प्रोटेस्ट किया है और मैं आपसे मुलाकात करना चाहूँगी सुबह में आकर आपसे। तो उन्होंने मोस्ट वेलकम किया, उन्होंने कहा कि ज़रूर आप आए, मुलाकात करें। तो उसके बाद हमने 5 लोगों ने तय किया एक डेलीगेशन के लिए और टीम बनाई और वहाँ पहुँचे हम। और वहाँ पर जो हमने इससे पहले कॉल की थी, हमारे भाई भी वहाँ मौजूद थे और वहाँ जाकर फिर हमने एसीपी डीसीपी साहब से मुलाकात की। और ये जो लेटर देखिए, आप देख रहे हैं जो हमने रिसीविंग कराया कल के लिए, आज के लिए उन्होंने किसी भी हाल में हमें परमिशन देने से मना किया और रीज़न जो हमें दिया गया वो ये कि स्लॉट खाली नहीं है, जगह हमें बिल्कुल वहाँ नहीं है, आज पूरा बुक्ड है और इसकी परमिशन पहले से थी, इसलिए उनको ग्रांट किया गया। तो इसके तहत हमें जो है मजबूरन अपना प्रोटेस्ट कैंसिल करना पड़ा और हम यहाँ पर आज निज़ामुद्दीन स्टेट ऑफिस में आकर के हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट कराया और आप लोगों की मौजूदगी में अब जो आगे बात होगी, जो सेशन आज चल रहा है और उसमें जो हमारी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए कितना नुकसान है और कितना उसमें हमारे लिए फ़ायदा है, सरकार की नीयत क्या है, आप लोग इस पे सवाल करेंगे और उसका हम बखूबी जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह हम पूरे तौर पर हम बखूबी इस बात का जवाब देंगे। जैसे कि आप लोग एसडीपीआई पहले भी प्रोटेस्ट करती रही है, पहले भी कई बार रोका गया है और एसडीपीआई के प्रेसिडेंट को भी जेल की सलाखों के पीछे डालना, क्या ये देख रहे हैं आपके जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है कि एसडीपीआई सड़कों पर ना उतरे? एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आज देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, छोटे मुद्दे हों या बड़े मुद्दे हों, हर मुद्दे पर, हर इशू पर एसडीपीआई
पूरे दमखम के साथ आवाज़ उठाती है। और ये आप जो रिएक्शन जो देख रहे हैं और आप जो सवाल मुझसे किया है, और ये रीज़न वही है क्योंकि जो बिहार में जब प्रोटेस्ट हुआ उसके दूसरे ही दिन यहाँ पर छापामारी निज़ामुद्दीन हमारे सेंट्रल ऑफिस में की गई। और इसके बाद हमारे नेशनल प्रेसिडेंट MK फैज़ी साहब को यहाँ से एयरपोर्ट से, जो कि हमारी इफ्तार पार्टी थी, उसमें आने के लिए वो वहाँ से रवाना हुए साउथ से, केरल से, लेकिन उनको यहाँ पहुँचने नहीं दिया गया। रास्ते में ही उनकी अरेस्टिंग हो गई और उनसे जो है उनको कस्टडी में लिया गया और आज भी वो कस्टडी में है। आप मतलब बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल आया है नया 24, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मैंने शुरू में ही जैसा कि कहा कि ये कानून हमारे लिए जो है काले कानून की तरह है। अगर ये सरकार की नीयत साफ होती, जो कि औकाफ का मतलब जो होता है, जो वक्फ बिल वो अमेंडमेंट कर रही है, तो ये अल्लाह के नाम से वक्फ की ये जायदाद होती है, वक्फ की ये प्रॉपर्टीज़ होती है और उसमें अपने पर्सनल काम में कोई यूज़ इसको नहीं कर सकता। और ये वो प्रॉपर्टी है कि जो है ज़रूरत के मद में यूज़ किया जाता है और उसका जो रेवेन्यू आता है, उसको जो जनरेट किया जाता है, उससे जो उसके पैसे आते हैं, अर्निंग जो होती है, वो यतीमों में, गरीबों में, मसाजिद में, मदारिस में और जो मुख्तलिफ़ कामों में इसको यूज़ किया जाता है, ना कि अपने पर्सनल काम में इसको। तो इसकी परमिशन जो है कैसे मतलब सरकार की जो नीयत है, इसमें तो देखिए पर्सनल हमारी प्रॉपर्टी तो है, लेकिन इसको हम अपने पर्सनल काम में यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, मेरा ये सवाल है और मैं इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ, इसका मैं खंडन करती हूँ कि अगर ये अमेंडमेंट में तरमीम कुछ करना चाह रही थी या अमेंडमेंट बिल पास करवाना चाह रही थी, तो सरकार क्या हमारे अपनी कम्युनिटीज़ के जो कायदीन हैं, जो नुमाइंदे हैं, जो रहनुमा हैं, क्या उनको एतमाद में लिया? क्या सरकार ने उनसे बातचीत की? तो ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। शायद सवाल आप ये भी आता है कि जिस तरह से इसमें अमेंडमेंट की बात हो रही है, तो अमेंडमेंट में पसमानदाओं को और महिलाओं को इसमें जगह दी जा रही है और बरसों से क्या कभी इसका ऑडिट भी नहीं हुआ है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये अल्लाह की ज़मीन और कुछ परिवारों के कब्जे में नहीं है? देखिए, वो एक दूसरी बात है। अगर इसमें किसी ने कुछ जो है गद्दारी करने की कोशिश की है या किसी ने इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है, इसको या गलत यूज़ में लिया जा रहा है इसको, तो सरकार की नीयत अगर साफ़ होती तो वो बजाय एक्शन ये अमेंडमेंट लाने के बजाय इस पर एक्शन लेती और जो इस तरह के लोग हैं उनको उस ज़मीन को उससे आज़ाद कराया जा सकता था। पर मैम आपको मालूम तो होगा कि एक्शन ना तो इसमें पुलिस के द्वारा लिया जा सकता है और ना ही भारतीय जो न्यायपालिका है उसके द्वारा लिया जा सकता है। वक्फ बोर्ड का अपना कोर्ट है, अपने नियम है, वो चाहे जैसा करें उनकी मर्जी। ना तो कभी महिलाओं को कोई अधिकार मिला और ना जो कि बड़ी तादाद में मुस्लिम पसमानदा जिन्हें कहा जा रहा है, आज पसमानदा शब्द गरीब का होता है, पिछड़े का होता है, उनको कोई अधिकार नहीं और वंचित के वंचित रहे। आज अगर हिसाब होने की बात हो रही है और हक मांगने की बात हो रही है, तो इसे अल्लाह की जमीन बता के कुछ परिवारों के ही सुपुर्द मांग की जा रही है कि उनको दोबारा वापसी वैसे कर दिया जाए। देखिए, अगर इसमें हमारे नुमाइंदे जो हैं, हमारे कायदीन जो हैं, उनके ज़रिए जब इसका अलग बोर्ड बनाया गया है और इसके मालिकाना हक किसी और के हाथ में है, तो इसको उस तरीक़े से उस ज़राए से भी कराया जा सकता था और जो है सरकार का इन्वॉल्वमेंट होना इसमें डायरेक्टली ज़रूरी नहीं था। क्योंकि देखिए, आप समझिए इस बात को, अगर इसमें ये ख़तरनाक बिल नहीं होता तो इसमें इस तरह से विरोध करने की ज़रूरत नहीं आती। क्योंकि जिस तरीके से समाज के अंदर आज जो है इसको जो है बताया गया है सरकार के ज़रिए, जो गलत मैसेज देकर
मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई है, उनको कमज़ोर बनाने की कोशिश की है, उनको गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। तो आज ये नहीं होता। अगर सरकार की नीयत साफ़ होती तो और भी मुख्तलिफ इसके तरीक़े थे और उस तरीक़े से इस पे काम किया जा सकता था और जो कब्ज़ा किए हुए लोग हैं इसको आज़ाद कराया जा सकता था। और उस मद में जैसे लेडीज़ की आप बात कर रहे हैं जिसमें महिलाएं नहीं हैं, तो इस पे भी आप जो है आवाज़ उठा सकते थे, इसको उसमें शामिल किया जा सकता था। लेकिन जिसके सुपुर्द आज तक ये हैंडवर्क रही और उसके ही डायरेक्शन में इसको फॉलो किया गया, तो उसको लेकर साथ में इसको किया जा सकता था। मुझे कुछ याद है, अब से लगभग 17-18 वर्ष पहले डॉक्टर एम एजाज अली हैं, वो उस समय राज्यसभा सदस्य थे, उन्होंने मांग की थी इसमें अमेंडमेंट होने की। तो क्या आप एजाज अली के समर्थन में हैं या उनके विरोध में हैं? देखिए, तो उन्होंने की थी एजाज अली साहब ने। देखिए, मैंने उसको पढ़ा नहीं है कि आपने जो मुझसे जो है सवाल आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं जवाब उस पर दूँ पूरी तरह से उस पर एग्री हूँ। जब तक कि मैं सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं होगा एजाज साहब ने क्या उसमें सवाल किया था और किस तरह से विरोध उन्होंने किया था, क्या मुतालबा उनका था, जब तक कि मैं उसको देखूंगी नहीं, पढ़ूंगी नहीं, मैं इस पर कोई जो है रिएक्शन नहीं दे सकती। मैडम, बात ये चल रही है कि आप जो बिल पास हो रहा है, बात बिल पे आई है कि पास हो कि सरकार का इसमें सरकार का मतलब क्या इस बिल में पास होने की मुद्दा हम भटक गए। बिल फिलहाल ये है कि अब बिल पास हो रहा हो, सरकार को इसमें घुसना चाहिए नहीं घुसना चाहिए। मैंने इससे पहले बोला कि सरकार की नीयत अगर साफ होती तो इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता सरकार का। सरकार इससे पहले कई जो है हमारे सामने ऐसे मुद्दे लाकर खड़ा किया है जिसमें सरकार को इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि आज उस पर बहस नहीं हो रही है, सवाल उस पर नहीं हो रहा है, सवाल इस पे हो रहा है कि ये जो अमेंडमेंट बिल है क्यों लाया जा रहा है। देखिए, इससे ख़तरनाक ये है कि ये सरकार जो है डायरेक्ट अपने कब्ज़े में लेगी और इसको खरीदो फरोख्त अपने तरीके से करेगी और इसमें जो मुसलमानों के अंदर है इसको बेदखल कर देगी। हमें इस बात से एतराज़ है और मुस्लिम कम्युनिटी के जो अजदाद हैं, जिन बुज़ुर्गों ने, जो दानवीरों ने इसको दान किया अल्लाह के नाम पर, उससे मुसलमानों को कहीं ना कहीं बेदखल किए जाने की पूरी तरह से साजिश है सरकार की और इसमें हम सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं है। इसका हम सख्त विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अगर सरकार की नीयत साफ होती तो वो डायरेक्ट सवाल करती है और बुला करके बात करने की पूरी कोशिश होती, लेकिन ऐसा सरकार की तरफ से एक बार भी नहीं किया गया। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे है क्योंकि किरण रिजिजू ने साफ तौर पर पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा है कि जहां मुसलमान पहले सजदा करते थे वो जमीन वैसी की वैसी रहेगी। 2025 के बाद में अब जो नया रजिस्ट्रेशन होगा उसके ऊपर सरकार दावा करेगी, पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश जो है वो संगठन द्वारा, पार्टियों द्वारा की जा रही है। क्या लगता है कि सरकार की नीयत इसमें लग रहा है कि आपको कि 2025 से पहले वो कोई क्लेम नहीं करेगी? शुक्रिया आप सभी लोगों का। चाहे वो किरण रिजिजू जी हों या भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को धोखा देकर मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं और ये किसी समाज के हित ऐसी नहीं है। समाज के हित में ये कभी काम नहीं करते, ये धन्ना सेठों के गुलाम हैं। आज आप देखें कि तमाम लोग देश का धन लेकर विदेश जा रहे हैं और उनकी तरफ इनकी नज़र नहीं है। लेकिन चूंकि आपका सवाल है वक्फ को लेकर, तो जो लोग पूरे संसदीय चुनाव में एक मुसलमान को अपनी पार्टी से टिकट नहीं दे सकते, वो लोग मुसलमानों के हित में कोई काम कर सकते हैं क्या? कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर जो स्थिति पैदा की जा रही भ्रामक, उनका कहना है कि इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व पहले से वक्फ बोर्ड में है, मुस्लिम महिलाएं उसकी मेंबर होती हैं। दूसरी चीज ये है, इनका कहना है कि कम से कम 2 लोग दूसरे धर्म के इस कमेटी में होंगे, वक्फ की कमेटी में। आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूं,
सिखों की गुरुद्वारा कमेटी में कोई दूसरा नहीं है, तमाम सनातन की अपनी मंदिरों की कमेटी में कोई दूसरा नहीं है, क्रिश्चियंस की कमेटी में कोई दूसरा नहीं है। अगर कहीं कोई दूसरा नहीं है तो ऐसा क्या कारण है कि जो मुस्लिम वक्फ की चीजें हैं उसमें किसी दूसरे को शामिल करने की जरूरत है। और इनकी नीयत के बारे में मैं आपको बताऊं, ये जिस रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, आपके माध्यम से मेरा सवाल है, किरण रिजिजू जी अगर जवाब दे सकते हो या मोदी जी जवाब दे सकते हो, तो इसी दिल्ली में अकनूदी मस्जिद जो मेहरौली में थी, जो 600 वर्ष पुरानी थी, 600 वर्ष पुरानी, डीडीए हमारे यहां कब बना? 50 के बाद, और वो मस्जिद उससे 500 साल पुरानी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उसको मिसमार कर दिया और क्या कह दिया कि बंद की जमीन है। इनकी नीयत अगर ठीक होती, आप जिस निजामुद्दीन में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे भी हैं, इसी निजामुद्दीन में 1 किलोमीटर के दायरे में आप देखें तो हमारे बुजुर्गों के जहां आस्थाने हैं, जहां हमारा कब्रिस्तान है, वहां आज पैरामिलिट्री के लोगों को रहने की जगह दी गई है। अगर ये इनकी नीयत साफ होती तो हमारे कब्रिस्तान को सुरक्षित रहने देते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इससे बड़ा क्लियर है कि इनकी नीयत कहीं भी साफ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को भ्रमित करने के लिए और अपने हिंदू वोट को, वो भी भारत का तमाम हिंदू मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहना चाहता है, चंद शरारती लोगों को लेकर ये माहौल को खराब करके उधर हिंदू वोटों को पोलराइज करने के लिए ये सारे ड्रामे करते हैं। क्योंकि ये तो बात हुई बीजेपी की, वो तो खुलेआम मुसलमानों के दुश्मन है। जो सेक्युलरिज्म के चैंपियन बनते हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, वो तो खुला समर्थन दे रहे हैं इस मामले पर। तो किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बड़े बड़े एहतजाज पटना में जाकर के किए गए, विजयवाड़ा में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, मुसलमान उनसे जाकर के मिले भी। क्या मुसलमानों से भी चूक हुई है इसमें कि वो समझा नहीं पाए अपनी बातों को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को? मुमकिन है कहीं हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, कहीं ना कहीं इनके फरेब को नहीं समझ पाए। जाहिर सी बात है, इसलिए कि हमारा उलमा आज इस मुल्क में वो सियासत की तरफ जाना नहीं चाहता। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात पे यकीन रखकर वो ईमानदारी से अपना काम करना चाहता है। इस मुल्क में आज भी आप देखेंगे, पूरी दुनिया में कोई एक मिसाल ऐसी दे दे कि किसी मुस्लिम रहनुमा ने किसी दूसरे मजाहिब के किसी भी रहनुमा के बारे में बदजुबानी की हो, ऐसी मिसाल शायद दुनिया के हिस्से में आपको नहीं मिलेगी। तो हमारा ये मिजाज है, हम आज भी उसी पर कायम हैं। हम ये चाहते हैं, हमारे बड़े ये चाहते हैं कि शायद हमारे दूसरे भाइयों को ये बात समझ में आ जाए, जैसे हम प्यार मोहब्बत से रहते रहे हैं, ऐसे ही हमारे मुल्क में हम प्यार मोहब्बत से रहते चले जाएं। इसलिए हम खामोश रहे, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, इसलिए हमारे बुजुर्गों को और हमें मैदान में आने की जरूरत पड़ रही है। डॉक्टर साहब, सवाल ये भी है कि जिस तरह से आज की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो 3 धड़ों में बढ़ गई है। असराफ मुस्लिम अलग हो गए, पसमंदा अलग हो गए, महिलाएं अलग हो चुकी हैं इस वक्त वोट को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल पर, और मुझे बड़ी खुशी हुई इसका जवाब देते हुए। दरअसल मुसलमानों में कोई ऐसा नहीं है, कोई असराफ नहीं है, कोई अजराल नहीं है। मुसलमान तो सब एक सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हमें बांटने की कोशिश सरकार कर रही है, और शायद आपके जरिए या कुछ ईमानदार और पत्रकार हैं जिन्होंने एक नया नाम दिया गोदी मीडिया का, जो किसी के गोद में है। वो अभी कुछ ऐसे फरेबी चेहरे लाते हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि शक्ल से हमें मुसलमान भी नहीं लगते। हमें तो ऐसा लगता है कि वो आज वक्फ अमेंडमेंट पे सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी बात शुरू करने से हमने उनके होठों से बिस्मिल्लाह निकलते हुए भी नहीं देखा सुना। ऐसे लोगों को लाके, कम से कम मुसलमान थे
तो कम से कम हम लोगों ने अपनी शुरुआत की तो हमारे वोट तो हिले, आप तक आवाज गई नहीं गई, लेकिन उनके वोट भी नहीं हिले। तो ऐसे लोगों को लाकर और ऐसे पत्रकारों को लाकर जो गुलाम हैं उनको लाकर उनको आगे लाया जाता है। मुसलमानों में कोई ऐसा नहीं है, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। आज अगर मुसलमानों से इनको दिक्कत है तो सिर्फ इसी बात की दिक्कत है कि मुसलमानों में लाख कोशिश के बावजूद ये बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं।